नहीं नहीं, तुम ये बताओ ऑक्सीजन को तुम सूंघते हो या पीते हो? नहीं बताओ मुझे, ऑक्सीजन को तुम सूंघते हो या पीते हो? सूंघते हो ना, तो गैस है ना वो, तो नेचर में गैसियस फॉर्म में है ना, गैसियस फॉर्म में है तो इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 माना जाएगा। समझते नहीं है किसी बात को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? नमस्कार। बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे सारे बच्चे और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। अब मैं कुछ सवाल थर्मोकेमिस्ट्री से लेके आया हूं। ईमानदारी से और मेहनत से लगे रहो मेरे बच्चों। यकीन मानिए, जिसने भी मेहनत की है ना, दिल लगा के जिसने मेहनत की है ना, उसको कभी भी नुकसान नहीं हुआ, उसे हमेशा फायदे ही फायदे हुए। आपको भी होगा। ईमानदारी से पढ़िए, पूरी ऑनेस्टी के साथ, दिखाने के लिए नहीं, किसी को जताने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए पढ़िए। खुद से पूछिए, खुद को बताइए कि मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने कितनी तैयारी की है, और फिर देखिए आपका रिजल्ट कितना बढ़िया और कितना शानदार जाता है। मैं पूरी दुआ कर रहा हूं, पूरा का पूरा मेरी तरफ से आशीर्वाद है सभी बच्चों को। सबका सिलेक्शन होगा बेटा, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी ईमानदारी से मेहनत करेगा सबका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रुकेगा। बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में अच्छी अच्छी सीट्स मिलेंगी आपको और बढ़िया बढ़िया आनंद आएगा मेडिकल कॉलेज में एंट्री करने के बाद। आप ये मान के चलिए कि जो भी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है वो कुछ ही दिनों में मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने वाला है। चलो मैं थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ सवाल आपको समझाता हूं। देखिए, H2 प्लस हाफ O2 गैस ली है दोनों, और H2O लिक्विड बनाया है प्लस XJ। XJ का मतलब एक्स जूल एनर्जी। अब देखो यहाँ प्लस XJ लिखा है, इसका मतलब कई बच्चे इसको समझ जाते हैं कि एंडोथर्मिक होगी। अरे भैया, प्लस XJ का मतलब है कि यहाँ एनर्जी निकली है। देखो प्रोडक्ट साइड एनर्जी निकली है, इट मींस ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक यानी कि डेल्टा H की वैल्यू अगर देखें यहां तो -X हो गई, -X। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो कहीं ये मत कंफ्यूज मत हो जाना भाई। डेल्टा H इसका निगेटिव में रहेगा बिकॉज ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट निकल रही है। देखो निकल रही है ना, प्रोडक्ट साइड दिखा रखी है ना, प्लस करके जोड़ रखी है ना प्रोडक्ट में। इसका मतलब प्रोडक्ट में H2O लिक्विड के साथ साथ हीट भी निकली है, और निकलती है जब हीट, क्या बोलते हैं आप उसको? एक्सोथर्मिक ही तो बोलते हो ना। इसी तरह नीचे वाली प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, और डेल्टा H की वैल्यू यहां -Y जूल हो गई। ये तो पहली बात हो गई। एक तो ये समझने की बात थी। दूसरी बात, अब यहां दूसरी रिएक्शन दे रखी है जिसमें H2O को गैस बना रखा है। दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं, लेकिन फर्क इतना सा है, ऊपर वाली में रिएक्शन में लिक्विड बना रखा है, नीचे वाली रिएक्शन में H2O को गैस बना रखा है। तो क्या H2O लिक्विड और H2O गैस बन रहे हैं प्रोडक्ट में, तो क्या इन फिजिकल स्टेट का इफेक्ट यहां वैल्यूज पे पड़ेगा, इन हीट पे पड़ेगा? क्या बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की हीट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? नंबर ऑफ मोल। आप मोल चेंज कर दोगे तो भी रिएक्शन में हीट चेंज हो जाएगी। अरे जो रिएक्शन एक एक मोल लेके करा रहे हो तो हीट कम निकलेगी, दो दो मोल लेके कराओगे तो हीट ज्यादा निकलेगी, 10-10 मोल लेके कराओगे तो और ज्यादा निकलेगी। हाँ, स्टैंडर्ड हीट हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल हीट जो रिएक्शन की होती है वो अलग अलग हो जाएगी, बदल जाएगी। स्टैंडर्ड हीट हमेशा 1 मोल के लिए ली जाती है, इसलिए वो कभी चेंज नहीं होती। दूसरी फिजिकल स्टेट, आप किसी रिएक्शन में लिक्विड बना रहे हैं, किसी रिएक्शन में गैस बना रहे हैं, किसी रिएक्शन में सॉलिड बना रहे हैं। अब आप देखो यहां बना एक ही चीज रहे H2O, लेकिन एक में लिक्विड बनाया, एक में गैस बनाया, तो मतलब दोनों कंडीशन अलग अलग हो गई। इसका मतलब दोनों सिस्टम अलग अलग हो गए, दोनों की हीट कैसे सेम हो सकती है? दोनों अलग अलग आएंगे। तीसरा है एलोट्रोप्स, आप अलग अलग एलोट्रोप लेके कर रहे हैं, दुनिया भर के एलोट्रोप, जैसे सल्फर के क्या एलोट्रोप है, फास्फोरस के एलोट्रोप है, उनको लेके आप कर रहे हैं अलग अलग एलोट्रोप। कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप है, आप ग्रेफाइट लेके कर रहे हैं, डायमंड लेके कर रहे हैं, तो अलग अलग एलोट्रोप में अलग अलग रिएक्शन हो गई ना, अलग अलग सिस्टम बन गया, अलग अलग हीट निकलेगी, अलग अलग हीट ऑफ रिएक्शन होगी। टेम्परेचर के इफेक्ट पड़ते हैं, बिल्कुल पड़ते हैं। आप किरचॉफ्स लॉ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां आप देखना किरचॉफ लॉ में लिखा हुआ है टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन पे, हीट ऑफ रिएक्शन पे, आप किस टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं जिनको आपको देखना है। रिएक्शन में सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल पे आते हैं। ये कह रहा है कि बताओ इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, एक्स और वाई में क्या दोनों इक्वल होंगी या दोनों ज्यादा कम होंगी, वो आपको बताना है।
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग। आप खुद ईमानदारी से सोचिए, पहले आपने H2O लिक्विड बनाया, x जूल बन गई। आप जब भी H2 की O2 से रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट गैस तो नहीं बनेगी ना, पहले तो पानी H2O ही बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर गर्म करना पड़ेगा, तभी तो पानी, अरे पानी की वेपर बनाते हो आप, स्टीम बनाते हो, फूंक मार के बना देते हो क्या, या गर्म करके बनाते हो? गर्म करते हो ना, तो हीट और देनी पड़ रही है ना। आप लिक्विड H2O को वेपर H2O में कन्वर्ट करना चाह रहे तो हीट और देंगे ना, आपको और गर्म करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो हीट H2 से O2 गैस बना, O2 गैस की रिएक्शन कराने से यहां निकली है ना, ये वाली हीट, इसका कुछ हिस्सा H2O लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट करने के काम में आ जाएगा। आप H2O लिक्विड से H2O गैस बनाओगे तो हीट देनी पड़ेगी, यानी कि कुछ रिएक्शन की जो हीट है वो इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के काम में आ जाएगी। इसका मतलब X ज्यादा रहेगा, Y कम रहेगा। समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह है, जब आप H2 की O2 से रिएक्शन कराओगे, H2O लिक्विड बनाओगे, ये तो H2O लिक्विड हो गई, इतनी हीट निकल गई। समझ गए? अब दूसरी रिएक्शन में H2O2 की रिएक्शन करा के H2O गैस बनाई, तो आपने डायरेक्ट गैस तो नहीं बनाई होगी ना, पहले तो आपने H2O लिक्विड बनाया होगा। H2O लिक्विड बनाया होगा तो कोई हीट निकली होगी, जैसे वहां X निकली वैसे X निकली होगी। फिर H2O लिक्विड से आपको H2O गैस बनाने में हीट देनी पड़ी होगी, तो निकली है और वहीं आपको देनी भी पड़ रही है। तो जो निकली है जो देनी पड़ रही है, उनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो वैल्यू जो निकलेगी वो Y निकलेगी। वो वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है, वो तो कमी आएगी ना। समझते नहीं है बिल्कुल भी? आ जाओ मेरा बेटा। H2O लिक्विड और H2O गैस दोनों सिस्टम में अलग अलग हीट निकलेगी। ऊपर वाले सिस्टम में हीट ज्यादा निकलेगी, नीचे वाले में भी उतनी ही निकलती, लेकिन कुछ हीट H2O लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के काम में आगे। सवाल लेते हैं अगला, इसी से कनेक्टेड एक और सवाल समझाता हूं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूं का यूं मिल जाएगा। ओ भैया, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ऐसा मिल सकता है, ऐसे कि ऐसा मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसा मिल सकता है, इस कॉन्सेप्ट में मिल सकता है। अब अगला सवाल देखो, कोई भी रिएक्शन दे दी। अब मैंने ये इसीलिए उठा ली भाई, ऊपर ये समझाया था तो हाथों हाथ ये रिएक्शन मैंने नीचे ले ली दूसरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ये भी एक सुंदर सवाल है, हो सकता है यही आ जाए, हो सकता है इसके जैसा आ जाए। ये कह रहा है कि H2O लिक्विड से H2O गैस बनाया, दिस इज एन रिएक्शन। मैं जानना चाहता हूं इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो, डेल्टा HR हीट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब किसी भी रिएक्शन की हीट। अब वो निकली हुई हीट हो सकती है या काम में आई हुई हीट हो सकती है। ये वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है, निगेटिव में भी आ सकती है। हो सकता है रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, कुछ भी हो सकता है। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि रिएक्शन यही हो सकता है कोई वो फॉर्मेशन की रिएक्शन हो, कुछ बन रहा हो, उसमें कोई कंपाउंड फॉर्मेट हो रहा हो सकता है वो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हो, कोई कंपाउंड टूट रहा हो उसमें। समझ में आ रही? हो सकता है वो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो, जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना रहे हो सकता है वो कंबशन की रिएक्शन हो, जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप जला रहे हो, CO2 और H2O बना रहे हो सकता है वो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो और मिलाने से जो हीट निकल रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो वाली हीट की बात कर रहा हूं। अरे कोई भी हीट हो, क्या फर्क पड़ता है? किसी भी रिएक्शन की बात क्यों ना करे, किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो यही फॉर्मूला लगाना है। अब कान खोल के सुन लो आप। हीट ऑफ रिएक्शन, चाहे कोई सी भी रिएक्शन क्यों ना हो, उस रिएक्शन की हीट निकालने के लिए ऑलवेज आपको प्रोडक्ट साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन को माइनस करना है। अरे भैया, कुछ समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दुनिया की कोई भी रिएक्शन तुम्हारे सामने आ जाए और वो कह रहा है कि भाई ये रिएक्शन चल रही है, अब वो चाहे न्यूट्रलाइजेशन हो, चाहे सोल्ट फॉर्मेशन हो, चाहे वो कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, चाहे किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन की रिएक्शन हो, क्या प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन हो, चाहे वो कंबशन रिएक्शन हो, चाहे कुछ भी हो। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में या तो हीट निकल रही होगी
दे रहे होंगे, उस रिएक्शन की हीट की बात कर रहा है, वो हीट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। आपको यही फॉर्मूला लगाना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करना है। लेकिन सर प्रोडक्ट 2-3 बने हैं, तो उन दोनों तीनों प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन को सम करके यहां लिखो, समीशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट को कर दीजिए, 100% आपको उस रिएक्शन की हीट मिल जाएगी। गुरुजी अगर हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ही बना के लेके आनी है आपको। ये बना लाओ, उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बना लाओ। ऐसे कैसे बना लाए गुरुजी, हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे? अरे भैया मान लो आपको कंबशन की रिएक्शन की दे रखी है, कंबशन की हीट दे रखी है, डिसोसिएशन की हीट दे रखी है, तो आपको हीट की वैल्यू जो दे रखी है उसका साइन बदल के ले आओ, हीट ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मान लीजिए प्रोडक्ट साइड जो कंपाउंड लिखे हुए हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखे, हीट ऑफ फॉर्मेशन की जगह उनकी हीट ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है। अरे तो हीट ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू है उसका साइन बदल के ले आओगे आप, यहां वो प्लस में दे रखी है, माइनस बना के ले आओ तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी क्या? ये दो लॉ थे, दो लॉज हैं, एक है लेवोशियर लाप्लास लॉ और एक है हेस लॉ। लेवोशियर लाप्लास ने बोला था कि रिएक्शन इधर से इधर जा रही है, अब मान लो इसमें x किलो जूल हीट निकल रही है, तो रिएक्शन इधर से इधर जाएगी तो वो हीट जो निकली थी उतनी ही हीट देनी पड़ेगी, प्लस x किलो जूल हो जाएगी उसकी वैल्यू, जितनी निकली थी उतनी देनी पड़ेगी। लेफ्ट टू राइट जाने में और राइट टू लेफ्ट आने में उसी सिस्टम के अंदर हीट की वैल्यू सेम रहती है, साइन बदलता है, चिन्ह यानी कि जो उसका आगे साइन लगा होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन लानी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं पड़ी, लानी तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं पड़ेगी। सुन लो कान खोल के, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ही कम माइनस करना है। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो उसका साइन बदल के हीट ऑफ फॉर्मेशन बना लाओ, साइन ही तो बदलना है, साइन नहीं बदल सकते क्या तुम लोग? और रख दो यहां पे। लेकिन सवाल में अगर मान लो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे रखी, हाँ एक बात तुमने सही पूछी, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो और बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो तो देखो एक कॉन्सेप्ट और है जो तुम्हें बता देता हूं। दो ही कॉन्सेप्ट यूज करने हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के, एक तो ये जो मैंने बताया और एक ये जो मैं बता रहा हूं। हीट ऑफ रिएक्शन अगर आपको क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये गैसियस रिएक्शन और प्रोडक्ट कंपाउंड में काम आएगी, गैस में काम में लेना है। इसमें क्या करना है, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि एक रिएक्शन चल रही है साहेब, ये चल रही नीचे चल रही है, अरे चल रही है देख लो, एक रिएक्शन चल रही है साहेब, हाँ ठीक है, इस रिएक्शन की डेल्टा HR बताइए, यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन बताइए। हाँ तो बता देंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ हमको, आप हीट ऑफ फॉर्मेशन बता दो हमको, हमारे सर ने बता रखा है कि डेल्टा HF फॉर प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF फॉर रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन को माइनस करेंगे तो डेल्टा HR मिल जाएगा। ला बेटा ला, फटाफट दे, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो नहीं है साहब हमारे पास, तो फिर क्या है तेरे पास? हमारे पास तो बॉन्ड एनर्जी है सबकी, HH बॉन्ड की एनर्जी है, Cl बॉन्ड की एनर्जी है, H और Cl के बीच के बॉन्ड की एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, हीट ऑफ रिएक्शन पूछने आया, बेवकूफ समझा है क्या? अरे नहीं भाई बेवकूफ नहीं समझा, वो सही कह रहा है। एक्चुअली क्या करना है, जब आपको बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हो तो फिर आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में से बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस कर देना। क्या समझे आप? क्या समझे आप? मैंने कहा ना किसी भी रिएक्शन की हीट निकालने के दो तरीके हैं, ये रहे। पहला तरीका, आपको सवाल में हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी हो, ये लगाना। ही आपको सवाल में हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हो तो ये लगाना। इट्स ओके। बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करना, जैसे कि मैं इस सवाल में कर रहा हूं। ये कह रहा है कि 1 मोल HCl के लिए मुझे डेल्टा HR बताइए, स्टैंडर्ड हीट चाहिए भाई साहब को। दे देंगे बाबूजी, दे देंगे, बताया है गुरुजी ने हमको, क्या बताया है?
का बताया कहा तुम्हें? हमें यह बताया है कि डेल्टा एच आर निकालना है तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट में से बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस कर दो। अब रिएक्टेंट साइड कौन कौन है? H2 है, Cl2 है। लो भैया, डेल्टा एच आर बराबर एच एच बॉन्ड की एनर्जी 110। बेटा 110 तो 1 मोल की है, तुमने तो आधा ही लिया है यहां पे, तो ले भाई आधी कर दी। Cl2 भी तो इधर ही है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड ही, Cl2 की भी ऐड कर लो। 50 किलो जूल पर मोल, इसको भी आधा कर दिया। उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, इसमें से माइनस कर दो। देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आ गई। प्रोडक्ट की कितनी है? 100 किलो जूल। इसको भी कर दूं आधा। इसको आधा क्यों करेगा? एक ही तो मोल है, 1 मोल की दे रखी, यूं क्यों रहने दे? अरे कर क्या रहा है तू? एच एच 100 1 मोल की है तो 1 मोल ही तो है HCl, उसकी तो लेनी पड़ेगी ना। ओके, 55 प्लस 25 माइनस 100, लो सर लो, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 100। लो सर माइनस 20, ले तो ले, आगे तेरे 5 नंबर 4 नंबर मिल गए तुझे। 4 नंबर मिल गए, 4 नंबर मिल गए, 1 नंबर राइटिंग का और मिलेगा। देखो नीट के पेपर में राइटिंग के नंबर नहीं मिलते। चलो ये सवाल हो गया हमारा, ये चीजें हटा रहा हूं मैं। चलो भाई जगह खाली करो भैया, औरों को भी आने दो भाई, और भी लोग खड़े हैं लाइन में। अजी हम जो सवाल कर रहे थे उस पे वापस आते हैं। H2O लिक्विड और H2O गैस, रिएक्टेंट साइड H2O लिक्विड और प्रोडक्ट साइड H2O गैस, और बाबूजी को चाहिए डेल्टा HR। हाँ तो दे देंगे, हमें जो चाहिए वो दे दो। क्या चाहिए आपको? मुझे एक तो प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दो। प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट कौन है यार? ओ H2O गैस की हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। हाँ H2O गैस की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दो। मैंने देखी H2, ऊपर वाले सवाल से कनेक्ट है ना, H2O गैस की हीट ऑफ, ये देखो ये रही। देखो इस रिएक्शन में H2O गैस ही तो बना रहे हो आप, तो जहां H2O गैस बन रहा है तो वहां जो हीट निकल रही है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस ही तो बोलोगे। ले इसको, ले इसको, आज आज बेटा माइनस वाई, ये लो जी, और ये माइनस लगा दिया, और ये अब इस वैल्यू को और लिखना है, काम बढ़ जाएगा जी अपना। डेल्टा HF फॉर प्रोडक्ट यानी H2। देखो इधर, अरे इसको देख लो, प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा है? प्रोडक्ट मतलब ये राइट साइड में जो लिखा है वो प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो रिएक्टेंट। इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए जो मैंने देख ली, ये रहा माइनस वाई। अब मुझे इसकी रिएक्टेंट की चाहिए। रिएक्टेंट कौन है? H2O लिक्विड, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी? माइनस एक्स। अब बताओ क्या आ रहा है? ओ माय गॉड, ये तो x माइनस वाई आ गया। ले तो ले बेटा ले, आंसर आ गया तेरा। कैसा महसूस हो रहा है? लिखो हल्का। अगला सवाल, बाबू, ओ बाबू, दोनों सवाल कर ली, अगला करेंगे। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस वुड बी, भैया कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्री फॉर्म ऑलवेज बी 0, ये अज्यूम किया गया है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 मान लेते हैं। किसके लिए? जैसे डेल्टा HF नॉट फॉर O2 गैस, ये 0 हो गई, और अगर ये O2 लिक्विड होता तो नॉट इक्वल टू 0। एलिमेंट्री फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में वो स्टेबल रहता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है नेचर में। O2 नेचर में मतलब किस रूप में भैया? गैसियस फॉर्म में कि लिक्विड फॉर्म में? नहीं नहीं, तुम ये बताओ, ऑक्सीजन को तुम सूंघते हो या पीते हो? नहीं बताओ मुझे, ऑक्सीजन को तुम सूंघते हो या पीते हो? सूंघते हो ना, तो गैस है ना वो, तो नेचर में गैसियस फॉर्म में है ना, गैसियस फॉर्म में है तो इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 माना जाएगा। समझते नहीं है किसी बात को। डेल्टा HF नॉट फॉर Br2 लिक्विड, अच्छा अब बताना, ये 0 हो गया। देखो अगर ये Br2 लिक्विड की जगह Br2 गैस होता तो 0 नहीं होता, क्योंकि Br2 लिक्विड की फॉर्म में मिलता है।
एच एफ डेल्टा एच एफ नॉट फॉर I2 सॉलिड। अब बताओ क्या होगा, अब जीरो होगा। I2 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर ये सॉलिड ना हो के गैसियस होता या लिक्विड फॉर्म होता तो फिर जीरो नहीं होता। मैं जो समझा रहा हूं वो समझो। एलिमेंट्री फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। अच्छा सर एक बात बताना, CH4 का बताना, डेल्टा एच एफ नॉट फॉर CH4 बताना सर। CH4 ये तो गैस है ना, इसका क्या होगा, नॉट जीरो। सर मीथेन तो गैस ही होती है नेचर में, लेकिन ये एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है। एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब है एक ही एलिमेंट से बना हुआ होना चाहिए वो। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ले रखे हैं आपने, एक ही एलिमेंट, जैसे O2 OO से बना है, Br2 Br से बना है, I2 II से बना है, ऐसा चाहिए। डेल्टा एच एफ नॉट फॉर H2O लिक्विड बताना सर, जीरो। सर H2O तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अरे भाई क्या करें भैया, क्या करें, H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन मुझे एलिमेंट्रिक फॉर्म की बात करनी है, उन्हीं की होती है जीरो। H और O दो एलिमेंट मिला दिए आपने, ये नहीं माना जाएगा। ओके ओके, जीरो हटाओ जी। नेक्स्ट सवाल, 1 gram equivalent of acetic acid react with 1 gram equivalent of NaOH to evolve 13.2 kilocalorie per gram equivalent. Calculate dissociation energy of acetic acid. देखो अभी इनके बारे में मेरे को आपको समझाने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब निगेटिव में हीट होती है, डेल्टा एच निगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखो कई बार सवाल में बोलता है कि गैस इवॉल्व हो गई, निकल गई, हीट इवॉल्व हो गई, हीट निकल गई। जब हीट निकल गई बोल रहा है ना, तो आप उसका मतलब समझ जाना, हीट निकल रही है इसका मतलब इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब वो निगेटिव में लेनी है डेल्टा एच आपको उसकी। आपसे बोला जाए डेल्टा एच कंबशन, हीट ऑफ कंबशन इतना है, तो हीट ऑफ कंबशन बोल रहा है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल रहा है, तो वो माइनस लगा के दे ना दे, तुम्हें डेल्टा एच अब माइनस में ही लेना है। वो नहीं देता, कई बार कंफ्यूज कर देता है आपको। वो कहता है कि इतनी हीट इनको कंबशन करने पर इवॉल्व हो रही है, तो इवॉल्व हो रही है का मतलब उसको प्लस में थोड़ी लोगे, इवॉल्व हो रही मतलब एक्सोथर्मिक है ना भैया, डेल्टा एच उसका माइनस में लेना। समझते नहीं किसी बात को। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी ऐसे ही है, एच दो, एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो -13.7 मैक्सिमम वैल्यू -13.7 निकलती है उसके अंदर किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। जूल में बदलना चाहो तो 13.7 कैलोरी को जूल में बदल सकते हो ना, जूल में बदल लो, 57.1 किलो जूल भी कह सकते हो आप उस वैल्यू को, इतनी निकलती है। और अगर इससे कम निकल रही है तो रिएक्शन में, तो इससे कम निकल रही है तो ये मान के चलो वो जो एसिड और बेस लिए थे ना आपने, उनमें से जरूर कोई ना कोई एक या फिर दोनों वीक कंपोनेंट है। अगर दोनों स्ट्रांग होते तो मैक्स टू मैक्स इतनी ही निकलती, 13.7 ही निकलती है ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। फिक्स है ये, फिक्स है ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर ए 1 H प्लस आयन एंड 1 OH माइनस आयन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस, ऑलवेज बी फिक्स्ड 13.7 और 57.1 किलोजूल पर ग्राम इक्विवेलेंट, ऑलवेज बी फिक्स्ड। सर अभी आपने बोला अगर वो कम निकलती है, मान लो 13.7 नहीं निकल रही, कम निकल रही है, तो इसका मतलब वो जो वीक कंपोनेंट है ना, जो भी उनमें वीक कंपोनेंट है उसके डिसोसिएशन में काम में आ गई थोड़ी सी, तभी तो कम मिली, नहीं तो बेटा पूरी मिलती 13.7। देखो इधर, डेल्टा एच एन फॉर वीक कंपोनेंट, डेल्टा एच एन फॉर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट प्लस क्यू, ये तो ऑलवेज निगेटिव ही रहेगी क्योंकि ये वीक कंपोनेंट का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो दोनों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही तो है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये तो नेगेटिव रहेगी। और क्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, हीट ऑफ डिकम्पोजिशन जो आप ले रहे हो ना वो पॉजिटिव में, क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए हीट दी जाती है, ली नहीं जाती, निकाली नहीं जाती, दी जाती, दी गई हीट को तो पॉजिटिव मिलेंगे। तो अब सवाल को करते हैं इस फॉर्मूला से, याद रखना इंपॉर्टेंट है, खूब आए हैं न्यूट्रलाइजेशन के सवाल, समझ में आ रही ना। अब मैं बार बार ये गाना नहीं गाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, बात खत्म हो गई, इंपॉर्टेंट है इसीलिए आया है बोर्ड पे। ओके बेटा,
मैंने कहा कि भैया 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH लिया तो इवॉल्व हुई 13.2। जो वीक कंपोनेंट ले लिया तो कितनी निकली आपके यहाँ 13.2। तो वीक कंपोनेंट लेने पर इतनी निकली साहब, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लेते दोनों तो डेल्टा एच कितनी होती, -13.7 होती। इसका मतलब क्यू कितना आएगा, अब इनका डिफरेंस आएगा, क्यू और कितना आएगा नहीं यार अरे भाई इनका डिफरेंस ही तो आएगा और प्लस में ही आएगा। क्यू प्लस में ही आती है, क्यू माइनस में नहीं आती मेरा बेटा। और कभी गुरुजी क्यू माइनस में आ गई तो माइनस में आ गई तो तूने गलत कर दिया, क्यू माइनस में नहीं आ सकती। हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस लाओगे तो 0.5 आ जाएगा हीट ऑफ डिसोसिएशन। मतलब 0.5 जो एनर्जी है वो एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करने के काम में आ गई, नहीं तो मिलती तो पूरी 13.7 ही बेटा। नीचे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर किसी पूरी रिएक्शन की निकाली जाए तो देखो, वैसे तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए निकाली जाती है, लेकिन मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन दे रखी है और रिएक्शन में दोनों की फुली कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, दोनों की क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री नहीं है। रिएक्टेंट जो है एसिड और बेस, उनकी क्वांटिटी स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आपको LR कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। आपको चेक करना पड़ेगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो कम होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही तो रिएक्शन होगी, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हीट निकलेगी। तो फाइनली डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इक्वल्स टू -13.7 इंटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो एक छोटी सी चीज है, आपको आती है बेटा, मुझे पता है आप जानते हैं, फिर भी आप देख लेना। मैं तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा लिख दिया इन चीजों को कि मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस के साथ साथ चीजों को रिवाइज भी करा दूं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन भी हो रहे हैं बढ़िया बढ़िया, इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहे हैं अच्छे क्वेश्चन, वो भी मैं आपको करा रहा हूं। और साथ में उनसे रिलेटेड थ्योरी और कॉन्सेप्ट, मान लो किसी के वीक हैं, देखो सारे बच्चे तो होशियार नहीं है, सारे बच्चों के तो सब चीजें स्ट्रांग नहीं है ना, कुछ का वीक भी चल रहा है ना कोई पॉइंट, इसलिए मैं उनके लिए कॉन्सेप्ट भी समझाता जा रहा हूं बीच बीच में। ओके, अगला सवाल, एक और सवाल है रेजोनेंस एनर्जी का, ये भी बहुत पूछ लिया जाता है कई बार। तो देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि रेजोनेंस एनर्जी जब निकालनी है ना, तो डेल्टा एच प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल या ऑब्जर्व वैल्यू जो होती है ना, आपको देगा सवाल में, आप घबराओ मत। ऑब्जर्व वैल्यू तो देगा ही, क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू तो एक्सपेरिमेंट से निकलेगी, तो वो कहां से आपको कैलकुलेट करके तो निकाल नहीं सकते। और डेल्टा एच थ्योरेटिकल जो है ना, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आपको निकालनी पड़ेगी। हो सकता है वो निकलवाए, हो सकता है वो डायरेक्ट दे दे। अगर डायरेक्ट दे दे दोनों वैल्यू, तब तो इसमें से इसको माइनस करना, रेजोनेंस एनर्जी निकाल लेना। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दे तो फिर आप कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने के दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। एक तो ये कि डेल्टा एच आर इक्वल्स टू बीई रिएक्टेंट माइनस बीई प्रोडक्ट, यानी कि बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, और हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी हो तो नीचे वाला लगाना। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा, उसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाल लेना। ये क्वेश्चन में मिलेगी, आंसर आ जाएगा रेजोनेंस एनर्जी। अब कभी उल्टा भी पूछ लेता है, वो मान लो ये और ये दोनों दे दे और रेजोनेंस एनर्जी पूछ ले, तो कौन सी आप बता रही है? जो भाई तीन चीज हैं, इनमें से कोई दो देगा और एक पूछेगा, इसमें दिक्कत क्या आ रही? मान लो रेजोनेंस एनर्जी दे दे और प्रैक्टिकल एनर्जी दे दे तो ये पूछ लेगा, मान लो ये दे दे और वो दे दे तो ये पूछ लेगा। क्या फर्क क्या पड़ रहा है? आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद है तो बदल देना क्वेश्चन, तेरे कहां तेरा इच्छा हो जैसे कर दे, मैं करूंगा उससे सॉल्व। कहां दिक्कत आ रही, समझ में आ रही? लास्ट एक सवाल है, इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मैंने कॉपर सल्फेट को डाला पानी में, कम पानी लिया तो वो थोड़ा सा ही भीगा, सॉलिड फॉर्म में रहा, मतलब वो पूरी तरह से एक्वस नहीं हुआ, CuSO4.5H2 बन गया, मतलब रहा सॉलिड स्टेट में। फिर मैंने इसमें और पानी डाला तो जो है वो फाइनली जो है एक्वस हो गया। और एक वो कह रहा है कि मैंने खूब सारे पानी में पहले ही डाल दिया उसको, तो वो डायरेक्ट एक्वस हो गया। तो ये इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं ऐसे आऊं इधर और ऐसे घूम के आऊं इधर। तो इन जो वैल्यूज को यहां लिखा है मैंने, डेल्टा एच सॉल्यूशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन, डेल्टा एच डैश सॉल्यूशन, इनमें रिलेशन क्या होगा? तो एक रूल है हेस लॉ। हेस ने बोला कि रिएक्शन जब आप करते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के आप कोई भी रास्ता चुनिए, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन सेम होना चाहिए। यहां से यहां आप या तो सीधे जा रहे हैं
या आप घूम के आ रहे हैं, या आप इधर से घूम के आ रहे हैं, या आप इधर से घूम के आ रहे हैं, आप किधर से भी आओ बेटा, किधर से भी आओ, यहां से डायरेक्ट जाने पे जो डेल्टा एच होगी वही डेल्टा एच कैसे घूम के आ जाए वही रहेगी, किसी भी तरीके से आ जाए, कितने भी स्टेप में आ जाए, किसी भी मैकेनिज्म से आ जाए, डेल्टा एच नहीं बदलेगी उसकी। यहां से यहां तक आप सीधे आओ चाहे घूम के आओ, आपको सेम ही मिलेगी डेल्टा एच और ये दोनों की सम। इसीलिए इन दोनों को मिला के, मैंने तीनों को मिला के एक रिलेशन तैयार किया कि ये जो वैल्यू है वो इसके और इसके सम से आएगी। ये हैस ने बताया था। रिएक्शन, किसी रिएक्शन में निकलने वाली जो हीट है या हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेप्स पे, मैकेनिज्म पे, इन पे डिपेंडेंट नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन, दिस इज द करेक्ट रिलेशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन इक्वल्स टू डेल्टा एच हाइड्रेशन प्लस डेल्टा एच डैश सॉल्यूशन, दिस इज द करेक्ट रिलेशन। इस तरह से भी सवाल पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, करते रहिए तैयारी, आप चिंता मत करो, आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ, आप चिंता ना करो, मैं हूं ना आपके साथ। बहुत सारे टीचर्स आपके साथ हैं, आपको जिन्होंने पढ़ाया वो सब आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। जिस सिस्टम, जिस तंत्र में आप पढ़े वो सिस्टम आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है, आप घबराए नहीं, ऊपर वाला आपके साथ है। आप मेहनत करें ईमानदारी से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ओके बेटा, नमस्कार।